Good morning, sir. मॉर्निंग। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड Oh, आफ्टरनून sorry, sir. Good afternoon होगी sir अब तो. गुड आफ्टरनून। आ गए सब? सब तो नहीं आए अभी। सर की क्लास में आज कितनी शांति है। उस दिन आपकी डिमांड थी ना, देखो कितनी जल्दी वो डिमांड मान ली गई आपकी, ऑनलाइन वाली। ऐसे अगर हमारी हमारी डिमांड तो माने तो भाई हमारा तो चलो देखो बच्चों, ऐसा है कि ऑब्वियसली अब ये जो है सिचुएशन अब किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। मतलब मैं तो उस दिन भी, जिस दिन ये आया था ना, मतलब सर्कुलर गवर्नमेंट का, वो सुबह से रात तक, मतलब मैं इसीलिए नहीं, मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं वेट ही कर रहा था कि कुछ भी सिस्टम बन पाए जिससे कि ऑफलाइन चल पाए। बट फिर मुझे पता क्या चला कि मतलब अभी ये नहीं है कि इट्स नॉट जस्ट कि एक रूल है, एक्चुअली अभी फैला ही इतना ज्यादा हुआ है कि मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब अपने आसपास हर किसी को, मतलब आपके नॉन में कहीं ना कहीं ये पक्का हुआ है। मतलब उसी दिन मुझे पता चला कि आईक्वेस्ट में भी 3-4 बच्चों का उसी दिन पॉजिटिव आया हुआ था। तो मतलब अभी तो एक्चुअली वो रिस्की सिचुएशन भी है कि हम कुछ कर पाते। तो देखो बच्चों, वही बात है, अभी कांट हेल्प इट, जो सिचुएशन है इतना पक्का है कि जैसे ही पॉसिबल होगा साथ के साथ कर देंगे ऑफलाइन। सबसे पहले आपका बैच ही होगा ऑफलाइन, ये 100% है बात। थोड़ा सा भी मतलब केसेस कम होने शुरू हो जाए, थोड़ा सा भी सिचुएशन ठीक हो जाए। एग्जैक्टली सर, क्योंकि पटियाला में कभी ऐसे हुआ नहीं है, एकदम सडनली आउटबर्स्ट हो। हाँ हाँ। एंड तो मतलब अपनी सेफ्टी भी अब हमें ही देखनी है। तो बट मैं ये जरूर चाहता हूँ बच्चों कि मतलब ना, जो आपका मोमेंटम बना हुआ था पढ़ाई का, वो बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मतलब आप जितना भी पहले पढ़ रहे थे उससे ज्यादा ही पढ़ना है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकली टाइम सेव हो रहा है। बट होता क्या है, आपको भी पता है कि ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये होती है कि आपको कहीं ना कहीं ये पता प्रोक्रेस्टिनेशन। कि टीचर आपको देख नहीं सकता है ना। तो हमारा एक वो सॉर्ट ऑफ जो एक क्लास में जनरल जाने का एक कह लो कि डर होता है, या जो सीरियसनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। हमें लगता है कि चल कोई बात नहीं, हम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई बात नहीं, काम नहीं किया है तो कौन सा सर को पता चल रहा है। तो देखो अब वो अपने हाथ में है, वो अप्रोच बनाना। अब जो बच्चों आपसे एक जूनियर बैच हमारे पास जो चल रहा है 12th में ना, जो मतलब एक्सेल मेडिकल बैच है, उसमें क्या हुआ कि जब हमने क्लासेस मतलब ऑफलाइन शुरू भी कर दी थी ना लास्ट ईयर, उसमें से 5-6 बच्चों ने मतलब ऑफलाइन होने के बावजूद भी क्लासेस ज्वाइन नहीं की। मतलब नॉट दैट कि वो कोई दूर थे, इवन वो लोकल बच्चे ही थे, क्योंकि उनको ये लगा कि नहीं सर, हमने तो इसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि हम मतलब हमारा टाइम बहुत बचने लग गया, तो हम तो इसी से ही फॉलो करेंगे। रादर हमने उनके पीछे पड़ गए, उनके पेरेंट्स को कॉल करके बोला भी कि नहीं आप इनको भेजो यहाँ पे। बट वो कहते हैं कि नहीं, हम घर पे कर लेंगे। और इवेंचुअली वो अच्छा भी कर रहे हैं, मतलब अभी तक भी वो ऐसा है कि बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है। तो नो डाउट इट्स टफ, बट अब जो है सिचुएशन वो अपने हाथ में ही है बच्चों, है ना। हम उसको जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं। तो ये जितना भी ड्यूरेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्यूरेशन फ्रैंकली व्हाट आई थिंक इज कि ये जनवरी का मंथ रहेगी, फेब से ठीक हो जाएगा, कि फेब से तो शुरू हो जाएंगी क्लासेस। तो ये जितने भी 2-3 हफ्ते हैं बच्चों, इसमें ना हमने अपना सीरियसनेस कम नहीं होने देनी। क्योंकि हमारे पास, हमारे बैच के पास आपको पता है कि वो ऑप्शन नहीं है अब कि हम
अब इसमें और टाइम कम कर सके, राइट? जी। तो प्लीज वो पढ़ना है शुरू से, कोई उसमें मतलब किसी का कोई लैप्स नहीं आना चाहिए। ओके सर। वंशिका नहीं है क्लास में? वंशिका की फ्रेंड नैना आपको पता होगा। ये सर लगा रही हूँ उसको फोन, एक मिनट। और भी बच्चों, और भी जो लोग हैं जो नहीं है, देखो। सर वो आ रही है। ओके, तो बच्चों ये अच्छा बच्चों एक चीज, अगर आप में से बाई चांस जैसे कोई मतलब जो लोग आप पीजी वगैरह में रह रहे थे ना और आपके पास प्रॉपर इंटरनेट नहीं है या मोबाइल से लगाना पड़ रहा है, तो वो आप iQuest जाके iQuest की लैब से लगा सकते हो क्लासेस ऑनलाइन। ओके, तो ये बच्चों ने लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज 0C पार्ट दिया था होमवर्क, इसमें डाउट्स? सर एक मिनट सर। एक्सरसाइज 0C पार्ट बच्चों? नो सर। 6th question, sir. सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में आप देखो कि ये जो सबसे नीचे वाले दो कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में है, इनके एंड पॉइंट्स सेम है, ठीक है? तो ये दोनों जब आप पैरेलल में करोगे फिर वो 200 के साथ सीरीज में आ जाएगा, फिर जो बनेगा वो इस वाले के साथ पैरेलल में आ जाएगा 100 के साथ, फिर वो अगले वाले 200 के साथ सीरीज में, और वो जो बनेगा वो इस वाले राइट साइड वाले 100 के साथ पैरेलल में, तो उससे हो जाएगा। ठीक है sir. सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? अच्छा एक मिनट रुको। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आदित्य। हाँ तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नीचे से स्टार्ट करना है आपने, है ना? ये जो ये 100 और ये 100 है ये दोनों पैरेलल में, फिर उसके ऊपर वाला जो 200 है उसके साथ सीरीज में, फिर जो बनेगा उसके साथ राइट साइड वाला 100 पैरेलल में, फिर उसके साथ उसके ऊपर वाला 200 सीरीज में, और फिर उसके साथ सबसे राइट वाला 100 पैरेलल में। ओके आगे बचो। सी और ई था ना? सी और ई, यस। 1 में है सर। एक्सरसाइज 0E पार्ट बचो। सर 4th। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ना ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने क्लास में, आपको याद होगा उस दिन जो क्वेश्चन किए थे वो इस टाइप के किए थे कि ऐसे
दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन कर दिया ना। इस सिचुएशन और जो फोर्थ क्वेश्चन की सिचुएशन है इसमें क्या फर्क है? तो फोर्थ में सर्किट कंप्लीट नहीं है। हाँ, कि ये बाहर से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ अंदर वाली साइड से कनेक्टेड है, राइट? तो इस केस में अगर आप ये स्विच को क्लोज कर भी देते हो तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो लेफ्ट साइड पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस हैं वो तो एक दूसरे के साथ बाउंड है, अट्रैक्टेड है एक दूसरे की तरफ। यस सर। राइट? तो कुछ भी चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। एंड हमें वैसे भी पता है, करंट चैप्टर से भी पता है कि कोई भी चार्ज फ्लो कब करता है, जब सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ सर्किट कंप्लीट भी नहीं है। सर इसी का फिफ्थ। वंशिका, आप पटियाला ही हो या चले गए संगरूर? वंशिका, नैना? नहीं सर, अभी पटियाला ही हूँ। सर मैं आ गई संगरूर। ठीक है। तो बच्चों जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, मैं फिर बता रहा हूँ कि मतलब आप iQuest में लैब में जाके भी क्लास लगा सकते हो ऑनलाइन। और एक बच्चों दूसरी बात, ये ना आपके जो शेड्यूल में जैसे लिखा होता है जो डाउट क्लासेस, वो डाउट क्लासेस ऑफलाइन ही होंगी। तो अगर आपको डाउट्स पूछने के लिए आना चाहो तो वो होंगे टीचर्स, यू कैन ऑलवेज कम, राइट? सर आपकी डाउट क्लास सर नहीं लगती है उसके शेड्यूल में? नहीं, मतलब अगर वो नहीं होगी तो वो भी डलेगी आगे से, मतलब यस सर। होएगी सबकी। ओके सर। Sixth question. A capacitor of capacitance C, which is initially charged up to a potential difference E, is connected with a battery of EMF E by 2 such that, okay, अब जैसे सिक्स्थ है बच्चों, इसमें आपको कह दिया कि जो कैपेसिटर है उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर को पहले E से किया है, तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आ गया वो CE आ गया। बैटरी की EMF E by 2 है और दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स ज्वाइंट है। तो आपको पूछा है कि फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, वर्क डन, हीट डिसिपेटेड। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। देखो माइंड में क्या रखना है, जो बात मैंने आपको समझाई थी कि अब ये स्टैंडर्ड केस तो है नहीं। स्टैंडर्ड केस क्या था? कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर। जब भी स्टैंडर्ड केस नहीं होगा तो हमें क्या करना है? नॉर्मल मेथड लगाएंगे, जैसे अगर हम चार्ज फ्लो है तो Q इंटू CV और तो आप फिर यस, तो आप कोई भी एक चार्ज फ्लो दिखा दो, मतलब हमें नॉर्मल किरचॉफ लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ से मान लो चार्ज फ्लो दिखाया Q। अब ये चार्ज जा रहा है कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे, तो पॉजिटिव प्लेट पे अगर चार्ज जाता है तो क्या होता है? चार्ज बढ़ जाता है। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज हो गया CE प्लस Q। अब अगर मैं किरचॉफ लगाता हूं, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये क्या बन गया? E by 2 माइनस CE प्लस Q by C इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपके पास जो Q की वैल्यू है वो माइनस CE by 2 आ जाएगी। ठीक है, तो वंस अगेन माइनस का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने सोचा था चार्ज फ्लो उसका ऑपोजिट है, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में तो बस हमें तो इसमें कोई डायरेक्शन तो पूछी नहीं है, तो आंसर CE by 2 है। लेकिन अगर डायरेक्शन पूछी जाती तो हम क्या कहते कि टुवर्ड्स द कैपेसिटर, उसके अंदर जा रहे चार्ज, टुवर्ड्स द कैपेसिटर नहीं, मतलब माइनस है ना तो वहां से निकल रहे, सॉरी। कि ऐसे कहेंगे कि कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है, या फिर ऐसे कहेंगे कि
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। अब बच्चों सेकंड पार्ट जो आता है, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? चार्ज इनटू ईएमएफ। लेकिन बच्चों यहाँ पे बहुत एक ध्यान रखने वाली बात यह है, ये चार्ज क्यू कौन सा होता है, इसकी क्या डायरेक्शन मानते हैं हम? जब हम फॉर्मूला लगाते हैं वर्क डन का चार्ज इनटू ईएमएफ, यहाँ पे हम क्या डायरेक्शन मानते हैं चार्ज की? नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा ना? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इस केस में हमें पता है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। यस सर। तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो माइनस में ही डलेगी। तो ये माइनस CE/2 इंटू ई होगा। तो आंसर जो है वो माइनस CE²/2 आएगा। इसका आंसर पीछे बच्चों पॉजिटिव दिया नेगेटिव दिया? सर एक मिनट चेक कर लें। नेगेटिव में ही दिया है। हाँ, तो ये मतलब जैसे अगर ऑप्शंस में आएगा ना तो पक्का यहाँ पे दोनों ऑप्शंस होंगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने ध्यान रख के नेगेटिव वाला ही मार्क करना है। ओके सर। और नेगेटिव की सिग्निफिकेंस क्या है? नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है? वर्क डन अगेंस्ट, कि इस केस में बैटरी चार्ज हो रही है। याद करो मैंने पहले भी समझाया था ना जब हम वो कर रहे थे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, कि जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहा होता है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज जा रहा होता है तो उसका मतलब है कि बैटरी चार्ज हो रही है। चार्ज हो रही है। इसीलिए वर्क डन भी नेगेटिव आ गया कि भाई ये वाली जो एनर्जी है वो बैटरी ने दी नहीं है, रादर बैटरी को मिली है। और कौन दे रहा है? कैपेसिटर दे रहा है। अब थर्ड पार्ट, हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। हीट का क्या फॉर्मूला था बच्चों? क्या समझाया था मैंने आपको? हाँ, आप CV² नहीं था, जो जनरल फॉर्मूला था। सर इनिशियल निकाल लेंगे और फाइनल निकाल लेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, मैंने आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म लिखवाई होगी ना जब हमने C2/C1 प्लस C। नहीं 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 नहीं, वो तो स्टैंडर्ड केस वर्क के लिए डन थी। बाय बैटरी माइनस स्टोर्ड। हमने जब हमने ये शुरू किया था हमने ऐसा इस फॉर्म में लिखा था कुछ कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा H। ये लिखा था बच्चों हमने जब मैंने आपको ये समझाया था कि जब बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है तो आधा वर्क डन जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। है ना? तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चों हमें यहाँ पे कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा H। यहाँ डेल्टा U क्या है? जो कैपेसिटर का चेंज इन एनर्जी है, डेल्टा H है हीट लॉस। तो वर्क डन बाय बैटरी हमने निकाल दिया माइनस CE²/2। कैपेसिटर का डेल्टा U कैसे निकलेगा? आप देखो कि कैपेसिटर के ऊपर जो बाद में चार्ज बन गया वो CE प्लस Q बन गया। तो CE प्लस Q का मतलब क्या हुआ? CE/2 हो गया वो। क्या सर एक बार फिर से बताना, हमने पहले वो निकाल लिया था ना चार्ज। एक बार सर 2 मिनट प्लीज। सर देखो CE/2 हमने पहले चार्ज निकाल लिया, फिर वर्क डन माइनस CE/2 चार्ज फ्लो ने, तो उससे यस सर। जो कैपेसिटर के ऊपर फाइनल चार्ज आया जो CE प्लस Q है, इसकी वैल्यू क्या बन गई? CE/2 बन गई ना। यस सर। तो सर जब हमने वर्क निकाला तो आपने बोला Q इंटू EMF, राइट? ये तो वर्क उसके हाँ तो ये जब वर्क डन बाय बैटरी है। हाँ वर्क डन बाय बैटरी, ओके। तो सर जब Q उसके अंदर फ्लो कर रहा है, CE/2 उसके अंदर फ्लो कर रहा है बैटरी तो के अंदर, हाँ। बैटरी के अंदर, तो हमने उसको CE/2 ही क्यों नहीं लिया? किसको? पॉजिटिव क्यों नहीं लिया CE/2?
जब हम बैटरी मतलब का आपने Q इंटू EMF किया जब हमने, तो -E/2 इंटू E किया था, तो वो उसका इसलिए आपने रीजन ये बताया कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है मतलब बाहर निकल रहा है चार्ज, और वर्क डन नेगेटिव है तो अंदर आ रहा है, इसलिए वहां पे वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव आया, राइट? ठीक है, मेरे को एक बार कंफर्म कराना था, हो गया सर। तो मतलब क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है Q इंटू EMF, इसमें Q की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो हमारे केस में यस क्योंकि सर, उल्टी है इसलिए हमने Q को नेगेटिव डाला। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, अब कैपेसिटर पे हमें पता चल गया कि इनिशियली जो चार्ज है वो CE था और बाद में जो चार्ज है वो CE/2 हो गया। तो अब जो डेल्टा U निकलेगा वो कैसे निकलेगा, Q²/2C। तो मतलब Q क्या था, CE/2 बाद में इसका स्क्वायर, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल चार्ज बाय 2C प्लस डेल्टा H। तो इसमें जब आप टर्म्स को रीअरेंज करोगे उससे आपके पास डेल्टा H की वैल्यू निकल आएगी। ओके सर। क्लियर हो गया सबको? वैसे सर एक बात पूछूं, हम्म सर जो हम नॉर्मल हीट डिसिपेटेड करते हैं वो हम केवल कैपेसिटर के उससे भी तो कर सकते हैं कि उसकी अगर पोटेंशियल में चेंज आया है, इनिशियल पोटेंशियल उसकी E थी ना, और उससे बाद नहीं कर में। सकते क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं, एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है, तो दोनों से ही एनर्जी का चेंज आ रहा है ना। ओके सर। तो इस केस में ये फॉर्मूला ही लगेगा बच्चों, ये प्लीज माइंड में रखना, ओके वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा H। तो इनफैक्ट होता क्या है कि जब मान लो हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि सिर्फ दो कैपेसिटर्स लगे हुए थे, तो उस केस में क्या होता है कि अपने आप लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन बाय बैटरी 0 हो जाती है जब बैटरी है ही नहीं। तो उस केस ओके में ये बन ओके जाता है कि डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा H, तो ये टर्म बन जाता है। ओके सर। अच्छा, ये ध्यान रखना है इस फॉर्मूला में बच्चों कि जब आप डेल्टा H मतलब जब आप डेल्टा U डालोगे तो वो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करके डालना। ओके, आगे बच्चों। तो ये 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर 7th क्वेश्चन। 7th यही वाला है बच्चों आपके मॉड्यूल में? यस सर। ये अभी नहीं करना, ये ना डायइलेक्ट्रिक के बाद होगा। एक 7th भी और एक शायद एक और है, नहीं बाकी तो हो जाएंगे। बाकी 8 तो हमने क्लास में कर ही लिया था, राइट? यस यस और 9th जैसा भी बिल्कुल सेम हमने किरचॉफ का किया ही था। यस सर। एक्सरसाइज 1 बच्चों, सी पार्ट। क्वेश्चन 8। एक बच्चों 6th क्वेश्चन में करेक्शन करना, देखो वो शायद नीचे कुछ और लिखा हुआ है। यस सर, वो 10 वोल्ट करके ही आएगा। वो बैटरी बना दो 10 वोल्ट की। फिर इसमें 3/4 आ रहे आंसर। 8th क्वेश्चन देखो बच्चों, अब यहाँ पे आप थोड़ा फास्ट फॉर्म में कर सकते हो कि क्लियरली जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वो वो गुरसीरत आपने वही गलती की है जो अभी जो क्वेश्चन था। क्या सर? अभी देखो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक तो क्या है कि दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो पहले तो उन दोनों को हटा के आप 3C/2 सिंगल लगा कैपेसिटर दिया। लगा दो 3C/2। ठीक है, यस सर। तो अब तो सीधा ही जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि आपका एक 3C/2 कैपेसिटर है, V बैटरी से लगा हुआ है, तो इस केस में वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है बच्चों?
हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर नहीं होता, CE होता है। तो फिर वो हाफ CV स्क्वायर CE क्या स्क्वायर, था? सॉरी, वर्क डन बाय अच्छा बैटरी। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर तो हीट प्रोड्यूस है ना, तो वर्क डन हाँ, CE स्क्वायर होगा। वर्क डन क्या है? चार्ज इनटू EMF। चार्ज क्या है? CE। तो मतलब हमारे ओके केस में वो 3C/2 डल जाएगा, तो उससे आंसर निकल आएगा। ठीक है, यस सर, सिली मिस्टेक। ध्यान रखो ना, वर्क डन पूछा है, डेल्टा यू नहीं पूछा। यस सर। आगे। इलेवेंथ सर। देखो 11th क्वेश्चन में क्या है कि जो C3 C4 है वो आपस में पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीधा सीधा 22 वोल्ट वाली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको सीधा क्या करना है कि यहाँ पे C1 C2 को तो भूल ही जाओ, उनका कोई काम नहीं है। आपको ये दिख रहा है कि C3 C4 दो कैपेसिटर्स हैं जो 22 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच्ड है। तो इनका आप सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे, इन दोनों को कंबाइन करके जो भी C आया उससे आप ये निकाल लोगे कि ये वाली जो ब्रांच है इसमें कितना चार्ज जा रहा है। तो जो चार्ज जाएगा वो 22 इंटू जो C है वो जाएगा। एक बार चार्ज आ गया तो अब A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका क्या मतलब है कि C3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो कैसे निकलेगा? Q/C3। सी। तो यहाँ कोई किरचॉफ नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। C1 C2 कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, सीधा उससे निकल आया। सर हम सीधा सीधा भी तो कर सकते थे कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो 22 वोल्ट आ गया और 13/22 इंटू 22 करके हाँ 13। वो भी कर सकते हो, वैसे ही बिल्कुल किया था। बिल्कुल। आगे। तो 14 में आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। सर मैं बताऊं मैंने क्या किया, 6 और 12 का सीरीज था तो उसका 4 आ जाएगा इक्विवेलेंट, 4 और 4 का पैरेलल 8 हो जाएगा, तो दोनों साइड्स में ही 8 8 बन रहा है, तो 8 और 8 का फिर वो हो जाएगा, क्या नाम है सर, वो 4 और 6 और 12 का 8 आएगा ना इक्विवेलेंट वो कैपेसिटेंस, 8 आ गया, बिल्कुल। और फिर नीचे जो 2 और 2 पैरेलल में है वो भी 4 आ गया, वो भी 4 आ गया। तो तो वो सर 4 8 के साथ सीरीज में। सीरीज में तो वो 8 इंटू 4/8 प्लस 4 आ जाएगा। हाँ, जो ऊपर 8 आया वो इस 1 के साथ यस सीरीज सर, में। तो इन दोनों का सेम ही आ रहा था सर। अब वो जो कॉम्बिनेशन है वो C के साथ सीरीज सीरीज में में सर आंसर नहीं आ रहा सर। करना ट्राई, दोबारा आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ओके सर। आगे बचाओ। सर किया था वही आ रहा है, 9/16 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन बन रही है ना? 8/32 आ रहा था। 8/32 नहीं, इक्वेशन क्या बनी थी एंड में? जो 1/C प्लस 8/32। ओके। आगे बचाओ। सर वो मैंने 2 और 2 का पैरेलल 1 कर दिया था गलती से। देखिए तो 22 क्वेश्चन में बी ऑप्शन में माइक्रो आएगा मिली की जगह। ओके सर।
सर क्लास में बहुत शांति हो रही है। सर एक्सरसाइज 0 का पार्ट सी का 7th क्वेश्चन। पहले इससे बताओ बच्चों, कोई डाउट है? और नो सर। इतनी शांत तो कभी रही नहीं क्लास, है ना? वही सर। सी सर, पार्ट सी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ई पार्ट में बच्चों कोई डाउट? नहीं है सर। एक्सरसाइज 0 ई पार्ट का नहीं, सी पार्ट का 7th। तो इनमें हमें कहा है कि टेक्नीशियन रिक्वायर्स द कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available, और वो जो कैपेसिटर्स हैं वो 400 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बियर कर सकते हैं। तो देखो, आपको फाइनली जो कैपेसिटर्स लगाने हैं, अगर हम देखें तो वो आपने 1 किलो वोल्ट के अक्रॉस लगाने हैं, मतलब 1000 वोल्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये सोचो, अब अगर मैं मान लो सिर्फ एक कैपेसिटर लगाता तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता? 1000। वो मैं कर नहीं सकता। मैंने एन सीरीज में लिए थे और एन पैरेलल में लिए थे, और पोटेंशियल अगर एक का 400 है तो एन वी इज इक्वल टू 400 आना चाहिए, सॉरी मतलब नहीं 1000। तो उस नहीं हिसाब नहीं, से एन फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ नहीं, तो क्या है ना कि वो तो पता है कि फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता, तो अब आपको क्या सोचना पड़ेगा, मतलब सोच सही रहे हो, बट उसको इस फॉर्म में बस हम कह देंगे कि हमें पता है कि ये 3 लगाने पड़ेंगे। मतलब जो आपने किया ऑलमोस्ट वही करना है कि जब आपने कहा कि n इंटू 400 इज इक्वल टू 1000 है, तो n आपका 2.5 आ गया। अब फ्रैक्शन में तो लगा नहीं सकते, तो हमने इसलिए उसको 3 ले लिया, क्योंकि अगर 2 लेते तो फिर तो 500 आ जाता, वो भी पॉसिबल नहीं था। ओके सर, हो गया। तो अब ऐसे 3 लग गए। जब आपने 3 सीरीज में लगाए तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई 1/3, लेकिन हमें टोटल कितनी चाहिए? 2। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? अब बढ़ानी है कैपेसिटेंस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। तो अब 1/3 के कितनी ब्रांचेस हम पैरेलल में लगाएं सच दैट 2 बन जाए? तो 6। तो ऐसे सोचो, 1/3 इंटू एक्स, जितने अगर एक्स ब्रांचेस हैं तो वो 2 बन गया, तो एक्स आ गया 6, तो 6 ब्रांचेस हो गई। अब हर ब्रांच में 3 है, तो हमारा आंसर 18 कैपेसिटर आ सकता है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे बच्चों आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ये जो इक्वी पोटेंशियल व्हीटस्टोन और इन्फानाइट लैडर, वो बिल्कुल सेम चीज है जो आपने पहले की थी रजिस्टर्स में, तो बिल्कुल एज इट इज उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। सर यस, मुझे लगा आप स्टैचू बन गए, इसलिए बुलाया था।
वही तो बोला। ओके, एक बच्चों हमें एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल नोट करो बच्चों। पहले नोट बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो जो एक क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपको कुछ ना कुछ नंबर ऑफ प्लेट्स दी होंगी पैरेलल, ठीक है, वो 2 4 6 जितनी मर्जी हो सकती हैं, और उन प्लेट्स को आपको उन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन दी होगी या और उनका एरिया दिया होगा, ठीक है। तो एरिया तो सेम ही होगा। अगर सेम नहीं होगा तो हमें पता है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1 में, मतलब ए पार्ट में, कि कॉमन एरिया लेना होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करना है, और आपको साथ में क्या दिया होगा, वो प्लेट्स किसी ना किसी तरीके से वायर से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसी हो, जैसे मर्जी कनेक्ट की हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें 1 और 3 कनेक्टेड है, 2 और 4 कनेक्टेड है, ठीक है, और उनको पॉइंट्स मार्क कर दिया ए बी, और आपको पूछा गया कि कैपेसिटेंस बताओ ए और बी में। तो ये हमें ये तो पता है बच्चों कि जब पैरेलल प्लेट्स होती हैं तो उनसे कैपेसिटर बनता है, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ वायर्स लगाकर ये एक तरीके से हमें ये देखना है कि मतलब कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं, वो सीरीज में बन रहे हैं, पैरेलल में बन रहे हैं, और हम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे मतलब पैरेलल प्लेट के साथ इक्विपोटेंशियल टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें बच्चों फर्स्ट स्टेप जो हमें करना होता है वो ये है कि आप सारी प्लेट्स को नंबर दे दो 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके आगे हमें क्या करना है, हम अपने सर्किट को अब रीड्रॉ करेंगे। आपको याद है जब हम इक्विपोटेंशियल टेक्निक वाले क्वेश्चंस करते थे तब भी हम यही कहते थे कि हाँ भाई सर्किट को रीड्रॉ करना यस सर। है ना। अब हम वही अप्रोच फॉलो करेंगे। देखो अब हम क्या कहेंगे कि अब हमें दिख रहा है कि जैसे सबसे पहले देखो कि कैपेसिटर 1 और 2, जो प्लेट्स 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, राइट। अब हम सोचेंगे कि ये कैपेसिटर किन 2 पॉइंट्स के बीच में है। आप उस कैपेसिटर को ड्रॉ कर दो। तो ये जो कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में है,
उसको लेबल भी कर दो 1 2। उसमें हम देख सकते हैं कि जो 1 है वो तो पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है, और जो 2 है वो पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखते हैं अगला कैपेसिटर। ये देखो 2 3। ये जो 2 3 कैपेसिटर है, आप देखो कि 2 3 वाला में एक और कैपेसिटर जो है उसमें जो 2 है वो पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है। अब आप एक अगला कैपेसिटर बनाओ ऐसे लिख के 3 2। तो इसमें 2 बी के साथ कनेक्टेड है और ए जो है हम देख सकते हैं 3 के साथ कनेक्टेड। अब तीसरा देखो 3 4। 3 4 में हम देख सकते हैं कि जो 3 है वो ए के साथ कनेक्टेड है और जो 4 है वो बी के साथ कनेक्टेड है। सबको ये फिगर समझ आया बच्चों मैंने कैसे बनाया? यस सर। यस सर। अब तो अब इस फिगर से हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई हाँ ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है। अब हम इनकी कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं कि जो 1 2 वाला कैपेसिटर है वो देखो एरिया ए है और सेपरेशन डी है, तो इसकी कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। जो 2 3 वाला कैपेसिटर है उसमें एरिया ए है और सेपरेशन जो है वो 2d है, तो 2 3 वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d। और जो 3 4 वाला कैपेसिटर है वो फिर से एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बन गया। तो इस तरीके से ये 3 कैपेसिटर्स हैं बच्चों जो पैरेलल में हो गए। तो इनका अब सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? सिंपली ऐड कर देंगे। सीधा ऐड कर देंगे, तो वो आप देखो कि सी इफेक्टिव आपका जो है वो 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d आ गया। सर जैसे यहाँ पे दो प्लेट्स में से एक जो प्लेट थी वो ए के साथ कनेक्टेड थी और दूसरी वाली बी के साथ, अगर कोई दो प्लेट सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होंगी तो फिर वो सीरीज में बनेंगी ना? हाँ, मतलब आप तो ऐसे याद रखो, मतलब ऐसे नहीं याद रखना कि सीरीज में रहेंगे या पैरेलल में। हम तो ऐसे याद रखेंगे कि बस हमने तो बस पॉइंट्स लेके ये देखना रीड्रॉ है कि करना हर है। रीड्रॉ करना है। हाँ, उसे अपने आप दिख जाएगा क्या सीरीज क्या पैरेलल। अब मैं एक आधा भी क्वेश्चन और भी कराऊंगा, ओके सर। आप आपको दिख जाएगा। इसमें बच्चों सबको क्लियर हो गया कि ये आंसर बनेगा? सर। है ना? इसमें बच्चों हम आगे भी इसको बिल्ड कर सकते थे। कैसे? ये ट्राई करो बी पार्ट। कि मान लो हमने ए और बी के बीच में बैटरी लगा दी, तो अगर इस केस में हमें चार्ज पूछा जाए तो हम क्या करेंगे?
तो भाई इसमें फर्क क्या पड़ा? अगर हम यही वाला सर्किट है, अब बस इसमें यही तो कहा है हमें एक्स्ट्रा कि एक बैटरी लगा दी, राइट? तो आपने क्या करना है, बस एक ऐसे नीचे एक बैटरी लगा दो 10 वोल्ट की, और हम जैसे अब नॉर्मल सॉल्व करते थे उस तरीके से आप चार्जेस दिखा दो। जब हमें कैपेसिटेंस पता है तो हम हर कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हैं ना? यस सर। तो देखो फिगर से इसी तरह से आएंगे चार्जेस जो ग्रीन में लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। यस यस सर। हाँ, सीधा बस क्या ही करना है, सारे पैरेलल में ही तो है, तो हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो तो सीवी होगा डायरेक्ट। यस सर। तो अब अगर हमें बच्चों वापस पहले वाले फिगर के हिसाब से बताना हो कि हर प्लेट पे कितना चार्ज है, मतलब इस फिगर के हिसाब से बताना हो चार्जेस, तो आप कैसे बताओगे? देखो अब इस फिगर को देख के ही बताना है। जैसे जो सबसे ऊपर वाला है कैपेसिटर, वो हमें पता है कि वो कहाँ बन रहा है, 1 और 2 के बीच में। यस तो 1 और 2 के बीच में जो कैपेसिटर है वहां पे हमें दिख गया कि प्लस माइनस चार्जेस 10 एप्सिलॉन नॉट A by D है। तो ऊपर वाले फिगर के हिसाब से कैसे दिखाओगे कि जो सबसे सबसे ऊपर 10 है एप्सिलॉन नॉट बाय डी, फिर नीचे हाँ, वाले प्लेट पे 5 है एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में तो ऐसे हो गया ना, 1 2 वाला कैपेसिटर, उसमें अंदर वाली साइड प्लस 10 एप्सिलॉन नॉट A by D, और जो यस उसकी सर। फेसिंग वाली साइड है उसमें उस पे माइनस। माइनस। हम्म। अब जो उससे अगला कैपेसिटर है जो 3 2 में बन रहा है, उसमें हमें दिख रहा है कि 2 वाली प्लेट पे चार्ज जो है वो माइनस है और 3 वाली प्लेट पे प्लस है। तो अब आप इस फिगर में देखो कि भाई जो 2 वाली प्लेट है, मतलब 2 3 वाला जो कैपेसिटर है ये वाला, यहाँ पे 2 पे माइनस चार्ज आना चाहिए और 3 पे प्लस आना चाहिए, राइट? इस फिगर के हिसाब से। तो वो अब प्लेट्स में कैसे बन जाएगा, इस तरह से देखो, ये 2 3 वाला कैपेसिटर था, इसमें 3 पे प्लस आ गया और 2 वाली साइड माइनस आ गया। यस सर। सिमिलरली जब हम अगले की बात करते हैं 3 4 वाला, तो हमें दिख रहा है कि 3 4 वाले कैपेसिटर में अब 3 पे प्लस आना चाहिए था और 4 पे माइनस। तो 3 4 वाले कैपेसिटर के लिए जो सबसे आखिर वाला है भाई, उसमें 3 पे प्लस 4 पे माइनस। तो अब हम कैसे दिखा देंगे कि 3 पे प्लस 4 पे माइनस। तो ये इस तरीके से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या ये समझ आया बच्चों? आपको ये भी पूछा जा सकता था कि फाइंड द चार्ज ऑन प्लेट 2 प्लेट से, तो हमें अब दिख रहा है कि प्लेट 2 के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -15 एप्सिलॉन नॉट A by D है, या प्लेट 3 पे जो टोटल चार्ज है वो +15 एप्सिलॉन नॉट A by D है, एंड सो ऑन। मतलब प्लेट 2 पे टोटल चार्ज का क्या मतलब होगा कि उसकी दोनों साइड्स का चार्ज मिला के कितना चार्ज है उस पर। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? यस सर। ऋषभ, क्लियर है? आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ा ऊपर करना।
डन सर। ओके, तो ये बच्चों ये सब ने लिखा हुआ है, देखो दोबारा जो मैंने आपको आज समझाया था। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ई, है ना? डेल्टा ई कह लो, डेल्टा एच कह लो, की बात है। ये क्लियर है भाई सबको? यस यस सर। सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये जैसे जो फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो। सर डी आंसर है इसका। नहीं, सी एक्चुअली। सी या डी? सी। सी आएगा। अब ये किसका हो गया? हो गया। मैं बच्चों हिंट दे रहा हूँ। जैसे आपको ये दिखेगा कि लेफ्ट साइड से जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं
वहां तो कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, आप उसको खुद से कुछ भी पॉइंट सी मान लो। चलो करो फटाफट, जिनका हो गया वो इसके ऊपर वाला कर लो, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ था, ठीक है। हो गया सर। ठीक है ना, देखो क्या करना था बच्चों, अब जैसे जो मैंने तरीका समझाया, नंबर कर दो 1 2 3 4, 4 प्लेट्स हैं। तो 1 2 कैपेसिटर जो है वो हम देख सकते हैं, उसमें वन साइड जो है वो सी के साथ है और 2 साइड जो है वो पॉइंट ए के साथ है। अगला है 2 3 कैपेसिटर, 2 3 में 2 साइड ए के साथ है और 3 साइड सी के साथ है। उससे अगला है 3 4, 3 4 में 3 सी के साथ है और 4 बी के साथ है। तो ये अलग से बनेगा, देखो ऐसे, जहां 3 सी के साथ है और जो 4 है वो किसी पॉइंट बी के साथ। तो यहाँ पे आप देखो क्या अरेंजमेंट बन गया कि राइट साइड वाले दो पैरेलल में और वो लेफ्ट साइड के साथ सीरीज में, तो उससे आपके पास सीधा ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकल आएगी। आ गया समझ सबको? यस सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे मटेरियल्स जो कि कंडक्टर नहीं है, ठीक है। हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पहले। अब कंडक्टर के अलावा जितने भी मटेरियल होते हैं उनको हम एक जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं एज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली जो डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ते हैं ये वो वाले होते हैं जिनके अंदर मतलब डाइपोल्स बनते हैं, जो आप केमिस्ट्री वाले डाइपोल्स पढ़ते हो, हम उनकी बात करते हैं।
तो हम मानते हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो डायपोल से बना होगा, और डायपोल बनता कैसे है हमें ये पता है कि वो पोलर मॉलिक्यूल से बनता है, राइट। पोलर मॉलिक्यूल सबको पता है केमिस्ट्री में क्या होते हैं, जिनमें चार्ज सेपरेशन हुई होती है। यस सर। तो सिंपल बात जो याद रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक कोई भी ऐसा मटेरियल है जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। बच्चों साथ साथ नोट्स बनाते जाना, मैं नोट्स नहीं शेयर करूंगा। हाँ जी सर। ओके, तो हमें बच्चों ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आता है, एंड फिर उस कारण से कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक बार रिकॉल करते हैं कि एक कंडक्टर रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आता था। तो मुझे बताओ बच्चों याद करके, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिस्टम था, क्या रहती है? क्या मतलब? शील्डिंग हो जाती है। कंडक्टर का क्या बिहेवियर था इलेक्ट्रिक फील्ड में? कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो। इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो हाँ होती है। हाँ, इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनसाइड द कंडक्टर जीरो जाती थी ना फील्ड। जी यस सर। सर। हाँ हाँ, उसका रीजन क्या होता है, क्यों जीरो हो जाती है? क्योंकि क्योंकि वो अगर इक्वी जीरो नहीं पोटेंशियल होगी तो चार्जेस फ्री स्टेट में भी मूव करते रहेंगे। मतलब हम ये कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है तो चार्जेस को रेस्ट पे रखना है, तो चार्जेस को रेस्ट पे रखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, यस सर। है ना। तो हम एक बार समझते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती कैसे है। हमें ये पता है कि कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस होते हैं, हाँ जी सर। राइट। हाँ जी सर। तो होता क्या है कि जब बच्चों हम एक कंडक्टर, मान लो ये जो स्क्वायर है वो एक कंडक्टर है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसको ग्रीन लाइन से दिखाया हुआ है, तो उस कंडक्टर के जो चार्जेस हैं, जो उसके फ्री चार्जेस हैं, वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फील्ड की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यस सर। तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस इंड्यूस हो गए, सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो राइट को चले जाएंगे, और सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो लेफ्ट को चले जाएंगे। ठीक है, अब ये जो चार्जेस आ गए, ये समझ लो, ये जो रेड वाले चार्जेस हैं ये कौन से हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस। ऑलराइट, ये क्यों आए? क्योंकि कंडक्टर को हमने एक फील्ड के अंदर रखा था। तो ये वाले जो चार्जेस हैं इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को बना दी बताओ? पीछे को। ये लेफ्ट को बना दी। यस सर। सर हाँ सर इसके कारण मतलब दोनों कैंसिल हो सकती है, ऐसा हो हाँ सकता है? एग्जैक्टली तो यही होता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं, जिस कारण से नेट फील्ड जीरो हो जाती है। इनसाइड द कंडक्टर। हाँ, तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस इंड्यूस इस तरीके से हो जाते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड और जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो मिलाकर एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, ताकि नेट फील्ड जीरो हो जाए। ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। तो ये नोट करो। सर ऊपर करिए थोड़ा सा। ये फिगर बना लो।
डन सर। ओके, तो अब हमें क्या समझ आया कि ये जो ग्रीन और रेड फील्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो किस पॉइंट पी पे जो फील्ड है वो एक्सटर्नल और इंड्यूस चार्ज का रिजल्टेंट है जो कि 0 बन जाता है। तो कोई भी कंडक्टर में बच्चों हमेशा ऐसा होता है कि जो ई आई है इसका मतलब क्या है, इंड्यूस्ड वाली फील्ड, कि इंड्यूस्ड वाली फील्ड हमेशा ही एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस कर देती है ताकि नेट फील्ड जो है वो 0 हो जाए। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि कंडक्टर के पास चार्जेस की कोई कमी नहीं होती, उसके पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो हमेशा चार्जेस मूव करके ऐसा कर पाता है। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। अब हम बात करेंगे कि एक डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करता है। आपने क्या बताया, रिपीट कर दो थोड़ा। हाँ, फिर सुनो, मैंने ये कहा कि कंडक्टर के केस में हमेशा ऐसा हो जाता है कि जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो उनकी जो फील्ड बनती है वो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर देती है और उस कारण से जो नेट फील्ड है वो 0 बन जाती है। ठीक है? ओके सर। तो ये हम पहले से कर रहे थे, बट अभी हमने सिर्फ ये समझा कि ये क्यों हो रहा है, और वो इसलिए समझा क्योंकि आगे हमें डाइलेक्ट्रिक के लिए समझना है कि क्या होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक का इन जनरल बिहेवियर क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अगेन बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है कि जिसके अंदर डायपोल्स हैं, ठीक है ना। तो जब बच्चों कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो जो डायपोल्स होते हैं एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो सारे रैंडम होते हैं, कोई लेफ्ट को है कोई राइट को है। तो अगर हम इन सारे डायपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले भी, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल वो 0 आ जाती है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। हो गया सर। फिर अब हम बात करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसा बिहेवियर होता है। सब लिख रहे हो ना बच्चों? सिर्फ देख तो नहीं रहे? यस सर। यस सर। ओके, तो ये बताओ बच्चों कि जब हम एक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो वो सारे एक उसमें लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं ना, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो अरेंज हो जाएंगे। जब हम एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वो डायपोल को अलाइन कर देती है अपने अलॉन्ग। यस यस सर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ होगा कि स्टेप बाय स्टेप बच्चों समझना है फिगर, कि जब हमने डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड कौन सी है, यही ग्रीन वाली। तो जो अंदर डायपोल्स दिखाए हैं वो व्हाइट से दिखाए हैं, वो सारे डायपोल्स आपस में अलाइन कर गए राइट की तरफ। ठीक है,
तो आप सबसे पहले ये रेक्टेंगल दिखाओ, ग्रीन वाली लाइंस दिखाओ जो एक्सटर्नल फील्ड वाली हैं, और उसके साथ आप अंदर वाले जो व्हाइट एरोज हैं वो दिखाओ। ये व्हाइट एरोज क्या डिनोट कर रहे हैं कि डायपोल्स अलाइंड हो गए। तो बच्चों अभी आपने जो क्या क्या ड्रॉ करना है, सारा व्हाइट और ग्रीन वाला कर लिया? नो सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अभी मैंने कोई रिजल्ट नहीं बताया आपको डाइलेक्ट्रिक का, पहले इसकी थ्योरी समझनी जरूरी है। डन सर। ओके, तो अब बच्चों क्या होता है कि जब ये डायपोल्स अलाइन कर गए, ठीक है, तो अब अगर हम डायपोल के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करें, ये जो मैं सबसे ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप ये देखो बच्चों, जो मटेरियल के अंदर जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस बन रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे आ गए, तो वो तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। बचेगा क्या? जो सबसे लेफ्ट पे नेगेटिव चार्जेस हैं और जो सबसे राइट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो रह जाएंगे, वो किसी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सारे डायपोल्स अलाइन किए, जितने व्हाइट एरोज हैं, उन्होंने मिलके एक बड़ा डायपोल बना दिया। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस सर। अब क्या होगा कि प्रैक्टिकली, हाँ कविता कुछ कह रहे हो? सर जो आप ये कह रहे हो कि जो ये ग्रीन वाली लाइंस है और रेड वाली लाइंस है ये कैंसिल हो जाएंगी? नहीं नहीं, ये तो और मैंने कहा ही नहीं अभी। अभी तो मैंने रेड लाइंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं। ओके सर। तो अभी तो हमने ये समझा है कि जो जितने व्हाइट वाले एरोज हैं वो सारे मिलकर एक बड़ा डायपोल बना दिया इन्होंने, जिसको मैंने इफेक्टिवली ऐसे शो कर दिया कि सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट पे है और सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट पे है। वो राइट पे है। ओके सर, डन सर। तो अब अगर हम सोचें तो इस फिगर में और ऊपर वाले फिगर में बच्चों जो कंडक्टर वाला था कोई फर्क नहीं है, वहां पे भी हमने चार्जेस दिखाए थे लेफ्ट राइट पे, और उनके कारण दिखा दिया कि एक रेड वाली फील्ड बन गई लेफ्ट की तरफ। ये नीचे वाले फिगर में भी ऐसा ही हो रहा है ना, कि ये जो चार्जेस बने जिनको ब्लू से दिखाया हुआ है, उनके कारण से बच्चों ऑपोजिट फील्ड बन जाएगी लेफ्ट की तरफ, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यस सर। Yes, sir.
तो यहां पर भी फील्ड बन गई, यहां तक सारा कुछ सेम है। अब रेड वाली लाइंस बना दो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बन गई। तो बच्चों अभी तक कोई फर्क लग रहा है कंडक्टर और डायपोल में? नो सर। फर्क ये है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बना रहे हैं, लेकिन कंडक्टर जो फील्ड बना रहा था वो किस कारण से बना रहा था? इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण। लेकिन डायपोल जो फील्ड बना रहा है वो किस कारण से बना रहा है? डायपोल्स के कारण, डायपोल्स की अलाइनमेंट के कारण। ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि ये जो डायपोल्स के कारण फील्ड बनती है, ये जो रेड वाली फील्ड है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी कंडक्टर्स के कारण बनती थी। तो यहां पर भी रेड वाली फील्ड जो है वो ग्रीन वाली फील्ड को अपोज तो कर रही है, पर उसको कैंसल आउट नहीं कर पाती। क्या ये बात समझ आई? सर इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं बनती इसमें फील्ड? क्योंकि जो डायपोल मोमेंट होती है, जो डायपोल में क्या होता है कि जो चार्ज सेपरेशन होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, तो वो बहुत, डायपोल मोमेंट बहुत वीक क्वांटिटी है, तो उस कारण जो फील्ड बनती है वो भी कम ही बनती है। डायपोल की जो फील्ड होती है हमें पता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। ओके सर। तो बच्चों बात समझ आई? दोनों Yes, ही sir. कंडक्टर एंड डाइइलेक्ट्रिक ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस करते हैं, लेकिन कंडक्टर इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करता है कि वो कैंसिल ही कर देता है। ऑन द अदर हैंड जो डाइइलेक्ट्रिक करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड तो बनाता है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता, तो वो फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाता। ठीक है। तो कंडक्टर सर में तो फील्ड जीरो हो जाती है, डाइइलेक्ट्रिक में फील्ड बस कम हो पाती है, जीरो नहीं हो पाती। ये फर्क है। सर हम्म। ये लिखवा दो, बाद में भूल जाते हाँ हैं। हाँ, ये नहीं ये लिखना है, ये मैं भी समझा रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ सारा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि अब जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जो एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड का रिजल्टेंट है, वो अब जीरो नहीं हो पाती, वो कुछ कम हो जाती है। उस कम को हम कैसे डिनोट कर देते हैं? एज ई एक्सटर्नल बाय के, और हम कह देते हैं कि जो के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अगर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया तो उससे ऑटोमेटिकली ये पता चल गया कि जो फील्ड है वो पहले से कम हो गई। यस सर। तो ये लिखो राइट साइड वाला। मैं अभी सारा लिखवा रहा हूं बच्चों, डोंट वरी। अभी समझ लो कि हुआ क्या है कि कंडक्टर में फील्ड जीरो हो गई थी, डाइइलेक्ट्रिक में फील्ड जीरो नहीं हो पाती, बस कम हो पाती है। सर ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना? हाँ, उसको भी हम डिफाइन कर रहे हैं। ये किन ये किन जो के चीजों है, डिपेंड दिस करेगा? इज, अभी आ रहा है, अभी लिख रहे हैं वो। के को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
रिटर्न बच्चों, यस सर। के का बच्चों एक और नाम भी होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट को हम सिर्फ परमिटिविटी बोलते थे, जो रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट को तो परमिटिविटी, हम परमिटिविटी बोलते थे। और फ्री स्पेस। हाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते थे ना, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते हैं k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये वही चीज है, ये वही मतलब वही वाले एप्सिलॉन का ही रिलेशन है। तो क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में लिखते हैं ना, यस सर। एक्चुअली क्या होता है कि जो फॉर्मूला होना चाहिए उसमें एप्सिलॉन होना चाहिए कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं हम, उसमें इन जी जनरल सर। तो एप्सिलॉन होता है, क्योंकि हम हमेशा फ्री स्पेस की बात कर रहे होते हैं इसलिए या हम वैक्यूम एप्सिलॉन की, नॉट ही लेते हैं उस केस तो में। इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, वो शॉर्टकट है एक तरह तो से। सर अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी भी मीडियम का दिया हो डाइलेक्ट्रिक हम्म। कांस्टेंट, हाँ तो सर तो उसको और उसके बाद उसका ई ढूंढना हो परमिटिविटी, हाँ तो तो वही वो फॉर्मूला देखो तो लगा सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई। नहीं नहीं, ये हाँ वो वाला केस तो यही रहेगा, मतलब जो आपका फॉर्मूला है वो ऐसे बन गया ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वो तो फोर्स हो गई, हाँ लेकिन तो सर जो अगर फोर्स में अब एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो गया, यस सर। और वो एप्सिलॉन निकलेगा कैसे, जो लेफ्ट साइड पे हमने लिखा है कि एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करके। आप मतलब जो कंफ्यूज इस बात से मत होना कि हम फोर्स को भी ऐसे लिख देते थे ना K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो तो डिवाइडेड बाय k हो जाएगा ना जब अगर किसी तो मीडियम। हाँ मतलब कि वो वाला K और जो यहाँ ऊपर मैंने K लिखा है ये अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, इनको मिक्स मत करना। वो ही कर रही थी मैं अभी। नहीं सर, वो तो क्लियर है। हाँ मतलब हमने ये याद रखना है कि बस फर्क क्या पड़ा कि अब एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन कैसे बनेगा, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करके, राइट। और एप्सिलॉन आर होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये कोई भी अगर और मटेरियल होगा तो उसके लिए हमें ये वैल्यू गिवन होगी। जो हम फोर्स वाले फॉर्मूले में k यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं फिर? वो तो बस कुछ नहीं बोलते, वो तो एक शॉर्टकट है ना, वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वो हमने तो बस कांस्टेंट है ना, 9 × 10⁻⁹। हाँ हाँ वो बना तो इसी से ही है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। यस सर। क्यों इन्होंने कांस्टेंट एक जैसे कर दिए सर? कांस्टेंट ज्यादा है, सिंबल कम है हमारे पास। सर सही हाँ बात जी। है। अभी आपने एक बात कही थी ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सारी बातें एयर या वैक्यूम में की थी, इसलिए हमने वहां पे ये वाला के यूज नहीं किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। लेकिन सर अगर वहां पे डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन होता फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो रह ही नहीं पाता ना। नहीं नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो रहता, क्योंकि हम जो यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं हम स्टेडी स्टेट में ही पढ़ रहे हैं कि जब सारा कुछ डाइपोल्स रेस्ट पे आ गए। लेकिन सर अब इस केस में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ रहेगी ना, जो कम हो गई अब। हाँ तो फिर चार्जेस रेस्ट पे कैसे? क्योंकि अब क्योंकि ये तो मटेरियल ही दूसरे हैं ना, वो तो कंडक्टर में प्रॉब्लम थी कि कंडक्टर में चार्जेस फ्री टू मूव थे, डाइलेक्ट्रिक में तो चार्जेस फ्री टू मूव तो है ही नहीं। यस यस सर, ठीक है। ठीक है, तो अब बच्चों मैं वो लिखवा रहा हूं जो हमें बिल्कुल क्लियर करना था, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि क्या फर्क था, कंडक्टर में चार्जेस इंड्यूस हुए थे फ्री चार्जेस की मोशन के कारण, यहां पे चार्जेस इंड्यूस हुए हैं डायपोल्स की अलाइनमेंट के कारण। ये लिखो पहला पॉइंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जो जिसके लिए मैंने अभी आपको सारा ऊपर वाला समझाया कि भाई एक कंडक्टर और एक डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है।
तो नीचे स्क्रॉल कर दो। और दूसरा डिफरेंस क्या था कि डाइलेक्ट्रिक में कम फील्ड इंड्यूस होती है, कंडक्टर में ज्यादा फील्ड इंड्यूस होती है। सर इतना ही है ना? अब तो मैं क्लास लेट भी कर सकता हूँ ना, अब कौन सा कोई ये कह सकता है कि ट्रांसपोर्ट में जाना है। सर आ गए सर वैन वाले भैया। सर बहुत शांति थी सर आज क्लास में। नैना का माइक खराब लग रहा है। नैना की तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, सर अब अटेंडेंस कैसे होती है? ये हमारे पास वो आ जाता है, सारा रिकॉर्ड निकल आता है कि किस किस बच्चे ने ज्वाइन किया था, किस टाइम पे ज्वाइन किया था। एक्सेल में। हाँ मोहन सर आते थे नहीं तो। हाँ, जूम में मतलब रिपोर्ट निकल आती है। सर थोड़ा प्लीज सर बुलवा दो सर, बाकी आगे बहुत शांति है। बोलते रहो भाई सारे, तभी कुछ मजा आएगा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा सबके लिए। यस सर। एमी कोई था हमारे बैच में या शॉर्टकट Yes, नाम sir. था? अच्छा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कैमरास भी ऑन रखो, उससे और थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ जाती है। सर किए थे आज ऋषभ सर की क्लास में, में सभी हाँ। बच्चों ने ऑन किए। तो फिर कर लिया करो ना, मैं प्रॉब्लम क्या। ओके, ये लिख लिया सबने? तो इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड है वो E एक्सटर्नल बाय K है, राइट? तो इसको अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, ये जो हमने यहाँ लिखा है, इससे मैं निकाल सकता हूं कि इंड्यूस्ड फील्ड क्या है। तो इंड्यूस्ड फील्ड बन जाएगी E एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1/K। ये मतलब मेन कंक्लूजन है जो फाइनली याद रखना है अपने को। सर हमें रिकॉर्डेड सेशन कहाँ मिलेंगे? मैं ना आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर सारे रिकॉर्डिंग्स होते हैं। सर व्हाट्सएप पे कर देना ना सर, जूम पे सेव नहीं होती चैट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो बच्चों होता क्या है, कंडक्टर में भी यही चीज है। बस बताओ कंडक्टर में K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस फॉर्मूला को देख के बताओ। एक ही वैल्यू 1 कंडक्टर में फील्ड को कितना नहीं, करना है? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट इन्फिनिटी। हाँ, कंडक्टर में हमने इसी एक्सप्रेशन को 0 करना है ना? तो 0 कब होगा? अगर एक ही वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। यस, तो K हमेशा किसी भी मटेरियल के लिए बच्चों 1 से बड़ा होता है। K इक्वल टू इन्फिनिटी इज अ स्पेशल केस जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। उससे बाकी जितने भी मटेरियल होते हैं जिनका K 1 से इन्फिनिटी तक होता है उनको हम डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर कहते हैं। एक कॉमन कंफ्यूजन ये रहती है, हमें ऐसा लगता है कि K इन्फिनिटी कंडक्टर है और K 0 डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है। नहीं,
कंडक्टर इज अ स्पेशल केस जहां के इन्फिनिटी हो गया, उसके अलावा बाकी सारे डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर की कैटेगरी में ही आते हैं। 1 में तो प्योर इंसुलेटर हो जाएगा ना? नहीं, वही मैं समझा रहा हूँ, देयर इज नथिंग लाइक प्योर इंसुलेटर। तो सर सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है? हाँ, वो अलग चीज होती है सुपर कंडक्टर। ओके, वो हाँ। थर्मल टेम्परेचर के कारण हो जाते हैं वहां पे सुपर हाँ। कंडक्टर्स में। हाँ। ओके। तो सर हम्म सर ग्रेटर देन 1 में हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं ना उसको, अगर ज्यादा ही हो जाए तो? मतलब देखो क्या होता है, के इक्वल टू 1 जो होता है वो तो वैक्यूम होता है जब कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब आपने कोई भी मटेरियल रखा है तो के 1 से बड़ा होगा, यस ठीक है। यहाँ पे लिख लो क्लियरली कि के इक्वल टू 1 जो है फॉर that is for कंडक्टर, सॉरी vacuum। सॉरी कंडक्टर जितने भी होते हैं, चाहे अब वो कॉपर है चाहे एल्यूमिनियम है, वो सारे के इक्वल टू इन्फिनिटी वाली कैटेगरी में ही आते हैं। ओके सर, और के इज इक्वल टू 1 हमारा वैक्यूम के लिए होता है। हाँ, उसके अलावा जितने भी मटेरियल हैं, कोई वुड है, कोई पेपर है, प्लास्टिक है, वो सारे उनका अलग अलग के होता है, वो कोई हमें याद नहीं रखना, वो गिवन होगा। ओके। ये बच्चों सबको समझ आ गया? आ गया सर। चलो ठीक है भाई, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में एक्सरसाइज 01 का डी पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। वो मैंने आपको समझाया था, वही सारे सेम इक्विपोटेंशियल और वो सारे क्वेश्चंस हैं। ओके सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, ओके बाय। टेक केयर सर। सर लिंक व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ओके ठीक। थैंक यू सर।